हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की और इससे क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके आंसर्स को, साथ से उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी देखेंगे और भी बहुत सारी हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, गृह मंत्रालय के नए विज्ञप्ति के अनुसार 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों के लिए नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए कौन सा दस्तावेज वैध माना जाएगा? ऑप्शंस है आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आधार कार्ड। अभी जो होम मिनिस्ट्री की जो अभी ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आई है, उसमें कहा है कि अब से जो भी 15 वर्ष से कम के होंगे या 65 वर्ष से अधिक के होंगे, इन दोनों के लिए हम आधार को लीगल एक डॉक्यूमेंट की तरह जो भूटान और नेपाल है उसे मानेगा और सिर्फ आधार कार्ड जिसके पास हो वो यहाँ बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के इस देश में एंटर कर सकता है। इससे पहले क्या होता था? देखिए, इससे पहले हालांकि आप सबको पता है कि नेपाल या भूटान जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ पासपोर्ट का होना ही मस्ट था। यानी अगर आपके पास गवर्नमेंट की वैलिड पासपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड कोई आईडी कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ है तो, और लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, तो आप इन दोनों जगह की यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने सिंपल सा बोला, बॉस अगर आपके पास आधार है, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट दीज टू प्लेसेस। तो यह ऐसे बहुत सारे हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ हैं जो अपने हॉलीडे को मनाने इन जगहों पे जाना चाहते हैं और जिनके पास अगर पासपोर्ट ना हो, तो कम से कम बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप सरकार ने ले ही लिया है। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। कर्नाटक के किस मशहूर मठ के मठाधीश श्री शिव कुमार स्वामी जी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस थे कांची, सिद्धगंगा, मदुरई, बेंगलुरु। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धगंगा मठ। सिद्धगंगा मठ है, बेंगलुरु में है और यहाँ के जो गुरु थे श्री शिव कुमार स्वामी जी, इनको जो इनके अनुयायी हैं और पूरे ही समाज के लोग इन्हें लिविंग गॉड की तरह मानते थे। यानी ऐसा गॉड जो अभी हमारे साथ रह रहा हो, यानी भगवान के तरह इनका जो था, उनके नज़रों में इनकी एक छवि बनी हुई थी। और साथ ही ये लिंगायत समुदाय के धर्मगुरु थे। इन्हें जो लिंगायत के जो पहले धर्मगुरु थे बसवा, जिनको भगवान बसप्पा कहते हैं, बसवा कहते हैं, इनका जो है, इनको माना जाता था कि ये इन्हीं के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब इन्हीं का रूप है ये श्री शिव कुमार स्वामी जी, और इसीलिए इन्हें लिविंग गॉड की जो वहाँ पे एक संज्ञा दी गई थी। कर्नाटक सरकार ने इनके निधन पे 3 दिन का राजकीय शोक वहाँ पे बताया है। यानी 3 दिन तक जो वहाँ की जो स्टेट की जो फ्लैग होंगे वो झुकी रहेंगी। साथ ही 1 दिन का वहाँ पे पूरा सभी जो कॉलेज होंगे, ऑफिसेस होंगे, वो बंद भी होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ मठ, आप सब लोग बहुत ही नाम तो सुनेंगे, मठ होता क्या है। मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। मठ का मतलब ऐसे संस्थान से है जहाँ पे शिष्य जो हैं, जो प्यूपिल्स होते हैं, वो अपने गुरु से शिक्षा या उपदेश इत्यादि उनसे ग्रहण करते हैं। ये जो गुरु होते हैं वो प्रायः धर्म गुरु होते हैं और वो मठों में अपना जो भी उनका प्रवचन होता है, जो भी उनकी ज्ञान की बातें होती है, वो वहाँ पे वाचते हैं और वहाँ के जो शिष्य होते हैं ये इन्हें सुनते हैं। अगर मठ की बात करें तो इसका बहुत सारा अर्थ होता है। अगर बौद्धों में बात करें तो बौद्धों में विहार, मठ को विहार कहते हैं। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बौद्ध और जैनों के बारे में। ईसाई धर्म में इसे मॉनेस्ट्री कहते हैं या प्रायरी, चार्ट, ऐसे कुछ नाम है जो मठ को ये लोग नाम देते हैं। भारत में बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। ये 4 मठ कौन कौन से थे? ये थे उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठ। अगर बात करें तो ये सबसे पहले ये जो थी वो उत्तर में ज्योतिर्पीठ थी और इसकी स्थापना हुई थी पहले मठ के रूप में। दूसरा द्वारका शारदा पीठ है, तीसरा है श्रृंगेरी पीठ और चौथा है जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। यानी ये 4 पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी और ऐसा माना जाता है कि हिंदू समाज में इन चारों पीठों के अलावा कोई अलग पीठ नहीं होता।
लेकिन ये सब जो आपने अभी सुना है, ये जो लिंगायत समुदाय के हैं, तो इन लोगों की ये अपनी अलग एक पीठ है और वो इन पीठों से अलग है। इन पीठों के बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा कि इनके कौन कौन से शंकराचार्य हुए हैं, इनका क्या काम होता है, कौन कौन से वेद किस जगह रखे जाते हैं, किसकी जो टैगलाइन क्या है, ये सारे हम लोग कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। नेपाल के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है जिसने हाल में 100 रुपये से अधिक के सभी नोटों को बैन कर दिया है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल, फेडरल बैंक ऑफ नेपाल, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली मुख्य बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल राष्ट्र बैंक। इनका जो राष्ट्रीय बैंक है, जिसको हम लोग भारत में केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो हमारा रिजर्व बैंक है, वो वहाँ पे उनका नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक। इसने भारतीय 100 रुपये से हायर जो भी डिनोमिनेशन के होंगे, जो 200 हैं, 500 हैं, 2000 रुपये हैं, इन सबको इन्होंने बैन कर दिया। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही नेपाल की जो कैबिनेट थी उसने दिसंबर 2000 में इस पे रोक लगाई थी। अब जाके वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसने भी रोक लगा दी। अब क्या है कि जैसे ही रोक लगाए, तब से जो भारत और नेपाल में जो भी मजदूर वगैरह रहते हैं, जो काम करते हैं एक दूसरे देश में, उनके लिए थोड़ी मुश्किल तो हो ही गई है और वो लोगों ने इसकी मांग भी की कि ऐसा ना हो। लेकिन नेपाल सरकार का मानना है कि ये जो काले धन के इधर से उधर होते हैं उसमें ये कर्व करेगा। आपको बता दूं कि जब भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय चूंकि भारतीय नोट ही नेपाल और भूटान में चलते हैं, तो इन दोनों देशों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब जाके वो लोग नहीं चाहते ऐसा फिर से कोई सामना करना पड़े, इसीलिए इन्होंने हाई डिनोमिनेशन नोट पे ही अब रोक लगा दी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है CNR राव, विक्रम साराभाई, के शिवम, M वैद्यनाथन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CNR राव। CNR राव कौन है? ये भारत के महान वैज्ञानिक हैं और इन्हें 2014 में केंद्र सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। आपको एक और बात बता दूं कि 2001 में इन्हें कर्नाटक रत्न की भी उपाधि मिली थी। इससे पहले ही इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि इनको मिल चुके हैं। CNR राव की बात करें तो इन्हें UAE की संस्था है सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा ये पुरस्कार इनके मटेरियल रिसर्च के लिए दिया गया। और ये जो फैसला था यह यूनानिमस था, सर्वसम्मति से लिया गया, यानी किसी ने भी इसे अपोज नहीं किया। पुरस्कार के रूप में इन्हें क्या मिलेगा? पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, मेडल मिलेगा, 1 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेगा। 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 71 लाख रुपए के बराबर होंगे। अगर प्रोफेसर राव की बात करें तो ये नेशनल रिसर्च प्रोफेसर हैं और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के ये मानद अध्यक्ष भी हैं। इन्हें पूरे दुनिया से कम 50 से अधिक डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। 5000 से अधिक इन्होंने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है। तो आप ये कह सकते हैं अभी के टाइम में ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल इंडियन साइंटिस्ट हैं CNR राव साहब। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में 71 शहीदों के नाम पर छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की और बताया कि जो शहीद जिस ब्लॉक से हुए हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, उस स्कूल से एक स्टूडेंट का चुनाव किया जाएगा जिसे शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा शौर्य पुरस्कार में? 11,000 रुपये की प्रति वर्ष उन्हें एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब ये जो 71 शहीद हैं, उन्होंने क्या किया? समाज की रक्षा करते हुए, राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने जीवन के कर्तव्य के दायरे में रखा और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे 71 शहीद जो भी 1966 में हरियाणा के गठन के बाद जो 71 शहीद हैं, इन्हीं के नाम पे शौर्य पुरस्कार का घोषणा हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा सरकार मतलब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने इसकी घोषणा की। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर।
यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए पहली वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में नामित किया गया? ऑप्शंस हैं पेरिस, जेनेवा, टोक्यो, रियो दे जनेरियो। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, बी इट यूपीएससी, बी इट एसएससी, बैंकिंग, इस सब में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रियो दी जनेरियो। रियो दी जनेरियो कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में स्थित एक सिटी है और उन्हीं को 2020 का पहला वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गया। ये जो अवार्ड है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर, ये कौन कर रहा है? यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा यह एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें ऐसे हर एक शहर को आगे आने वाले टाइम में इनाम दिया जाएगा जिसने अपने वास्तुकला आर्किटेक्चर को स्थापित करने में, उसको सहेजने में, उसको संभाल के रखने में अपना योगदान दिया है। और आगे ऐसे आने वाले और भी समय में ऐसे ऐसे शहरों को दिया जाएगा। इसी क्रम में रियो दी जेनेरियो का वहाँ पे उन्होंने पहले खिताब के रूप में इन्हें अवार्ड किया है। यूनेस्को की बात करें तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 नवंबर, अगर इसकी बात करें एक फैक्ट्स के रूप में, 1946 को इसको स्थापित किया गया था। किस लिए किया गया था? शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं, हेडक्वार्टर कहां पे होगी? पेरिस, फ्रांस में। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए ताकि अगर किसी भी एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब सही से दे दें। बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में भारत का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा शुरू किया? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने सेकेंड जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी स्थापना की। ये डिफेंस कॉरिडोर क्या होगा? ये रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ये जो गलियारा है, कॉरिडोर है, इसको बनाया गया है। यह गलियारा विभिन्न रक्षा विनिर्माण इकाइयों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया दूसरा रक्षा गलियारा है। इससे पहले ही मैं बता दूं कि अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक कॉरिडोर बनाना शुरू हुआ है और अभी तमिलनाडु में और भी ऐसे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। इसकी जो घोषणा हुई कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके होते ही 3100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। वो क्या काम करेंगे कि यहाँ पे जो भी वॉर फील्ड को लेके जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, बी इट मिसाइल और इससे रिलेटेड जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उन सब का निर्माण इस डिफेंस कॉरिडोर में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा शहर 2019 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन है दावोस, बर्न, बर्लिन, जिनेवा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दावोस। दावोस में कल ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक वार्षिक ईयरली बैठक होती है उसका आगाज हो चुका है, जिसमें विश्व के बड़े बड़े लोग वहां पे बैठ के पूरे दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किसी क्राइसिस से गुजर रही है, किस तरह का क्राइसिस है, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए वहाँ बैठकर ये लोग विचार विमर्श करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। इसको बनाने के लिए क्या हुआ था कि स्विस अधिकारियों ने इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको मान्यता दिया था, जिसका मिशन है वर्ल्ड के जो ट्रेड होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, एजुकेशन होंगे, इन क्षेत्रों को कैसे एक साथ लोगों को लाकर उसका ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पे उसकी जो दिशा है उसे तय करना है। इसकी स्थापना की बात करें 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और जो मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया कि ये जेनेवा में है। इसके जो सीईओ हैं वो है क्लास एम श्वाब इसके सीईओ हैं।
इस बार के विश्व आर्थिक मंच के थीम की बात करें तो ये है वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तुकला का निर्माण, ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये थीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि 2019 में जो WEF का जो सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस वीडियो सेशन को। हमने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और हर दिन हम लोग पूछते हैं, तो देखते हैं वो सवाल क्या, उसका सही जवाब है क्या। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, 7 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2018। इसका सही जवाब है 7 अगस्त 2016। इसकी स्थापना हुई थी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 14 जनवरी 2019 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल गया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इस रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले चुके हैं। इसको कौन चलाता है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये आप हमेशा याद रखिए, हर योजना किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू होता है EPFO के जरिए। EPFO इसके कुछ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी लोग 2014 के बाद जो भी लोगों ने काम करना शुरू किया जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, इसमें एम्प्लॉयर का जो भी शेयर होता है वो केंद्र सरकार देगी। यानी 12% जो होगा, जो भी एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको पता है EPFO में 2 तरह से कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉय करता है, एक एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर के तरफ से 12% का जो वहाँ पे दिया जाएगा वो केंद्र सरकार खुद देगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्टर प्लान है। जो भी लोअर क्लास में जो लोग काम करते हैं, जो बेसिक स्किल्स जिनके पास है, ऐसे लोगों को बढ़ाने में, उनको प्रोत्साहित करने में इस स्कीम ने भारत में बहुत ही अच्छा काम किया और 1 करोड़ के सब्सक्राइबर को इसने पार कर दिया। और अब आज का सवाल आपके लिए, और इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि उसका सही जवाब क्या है। LIC ने किस बैंक में 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? ऑप्शन है IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। साथ ही अपने फीडबैक हमसे शेयर कीजिए और हम चाहेंगे कि वो फीडबैक हम आने वाले वीडियो में ज़रूर देखें, उसके ऊपर गौर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और देखते रहिए JagranaJosh.com को।